Hey guys, welcome back to another video, and today in this video we will talk about a very much important topic in C, that is operators. Operators एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे C प्रोग्रामिंग में, बिकॉज हम लोगों को अगर बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम देना है तो ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसी के साथ साथ ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं, सो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग वेरियस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट गाइज, रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस को डे टू डे लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कैसे, वो भी मैं आप लोग को एक बहुत अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर्स समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सी प्रोग्रामिंग। सो गाइस, ऑपरेटर्स मतलब कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऑपरेशंस, और उन ऑपरेशंस को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से वो ऑपरेशंस है जो कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। उसी तरीके से कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, इसकी वन लाइन डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। दैट इज सिंबल जो कुछ ऑपरेशन करती है। मतलब कोई भी ऐसी सिंबल सी प्रोग्रामिंग में जो कि हम लोग यूज करते हैं और वो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, तो उसे हम लोग ऑपरेटर कहेंगे। सो गाइस, इस चीज को जरा सा और अच्छी तरीके से एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके बताता हूं मैं आप लोगों को। लेट सपोज आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपके पापा आपको बोलते हैं कि आपको कुछ समोसे लाने हैं क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं। आपके पापा आपको 100 रुपए देते हैं और उस 100 रुपए के आपको 5 समोसे लाने हैं 12 रुपए के। मतलब 12 रुपए के आपको 5 समोसे लाने हैं, और जो भी पैसे बचते हैं आपको पापा को फिर से रिटर्न कर देने हैं। अब जब भी ये सारी चीजें आपके पापा आपको बोलते हैं, तब आप लोग सोचते हो कि आपको आपके पापा को 40 रुपीज देने हैं। अब ये जो चीज आप लोगों को पता चली कि आपको 40 रुपीज उनको रिटर्न करने हैं, ये चीज कैसे पता चली? क्योंकि आप लोगों ने आपके माइंड में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, तब आप लोग को पता चला कि हाँ, मुझे 40 रुपीज अपने पापा को रिटर्न करने हैं। अब कौन से ऑपरेशंस को आपने परफॉर्म किया वो मैं आप लोग को बताता हूं। लेट सपोज 12 रुपए का आपका एक समोसा हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 से, मतलब 5 समोसे आपको लाने हैं, तो इक्वल्स टू हो जाते हैं 60। और यहां पर आपके पापा ने आपको 100 रुपीज दिए थे, तो अगर मैं 60 को 100 में से माइनस करूं तो 40 रुपीज बचते हैं, जो कि आपको आपके पापा को रिटर्न करने हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, जिसको मैं मैथमेटिकल सिंबल्स के द्वारा दिखा रहा हूं। यहां पर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा दिखा रहा हूं। उसी तरीके से मुझे दिखाना है कि जो 12 इंटू 5 है वो इक्वल्स टू है 60 के, तो यहां पर मैं इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये जो भी सिंबल्स है जो कि किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। और इन ऑपरेटर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने रियल लाइफ में किया। और गाइस, इन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर रियल लाइफ एग्जांपल में देख ही सकते हो। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करूं तो वहां पर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन सारी चीजों को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट टाइप, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ भी मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है, तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग को बताऊं तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही है। इनको हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट सी प्रोग्रामिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेते हैं कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो सबसे पहले तो यहां पर एडिशन वाला ऑपरेटर है, जो कि प्लस हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो फंक्शन है वो होता है कि दो नंबर को ऐड करना। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है, जो कि सब्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। डिवाइडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो स्टार है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से यहां पर 3 और एडिशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भी एक टाइप्स है। यहां पर आता है
मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी आंसर हमें डिवाइडेशन में आता है उसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है, तो 1 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है जब भी हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब होता है कि किसी भी चीज को 1 से बढ़ा देना। अगर a की वैल्यू 7 है और मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो उसकी वैल्यू 8 बन जाएगी। उसी तरीके से उसका ऑपोजिट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि 1 से उसको घटा देता है। लेट सपोज अगर मैं a की वैल्यू को इनिशियलाइज करता हूं 7 से और मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करता हूं तो उसकी वैल्यू 6 हो जाती है। तो आई होप आप लोग को ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ चुके होंगे। अब इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। सो गाइज यहां पर मैं आ चुका अपने VS कोड एडिटर में और सबसे पहले मैं तो एक न्यू फाइल बना लेता हूं जो कि है 09_ C विथ एनालॉजी, या फिर ऑपरेटर सी इसका नाम मैं दे देता हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए आप लोगों को कि ये जो है ऑपरेटर्स वाली फाइल है। इनफैक्ट ये जो सोर्स कोड है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट को ओपन कर लेता हूं। अब बॉयलर प्लेट एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग अपना सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हम लोग एक मेन फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 करते हैं ताकि हम लोग डिनोट कर सके कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो गाइस अभी इसके इंट मेन के बीच में हम लोग अपना कोड लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। बाय द वे ये जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पर वो कमेंट से लिखा है। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं होते सही कंपाइलर के द्वारा। सो गाइस अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप ऑफ ए वेरिएबल बना लेता हूं जिसको मैं 7 से इनिशियलाइज करता हूं। उसी तरीके से मैं इंटीजर टाइप ऑफ बी वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं 34 से इनिशियलाइज करता हूं। सो गाइस वेरिएबल बनने के बाद अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटफ में स्टेटमेंट लगा देता हूं। a+b लिखने के बाद यहाँ पर इक्वल्स टू में मैं जो भी हमारा a+b है असाइनमेंट ऑपरेटर वो लगा देता हूं। और यहां पर अगर मैं इस चीज को अभी रन करता हूं रन कोड की मदद से तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज a+b। जो भी आएगा इन दोनों के एडिशन का आंसर वो मेरे सामने आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आंसर है वो नहीं आया। मैंने क्या गलती करी है? मैंने ये गलती करी है कि यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं डाला। फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर मैंने बाय द वे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह मेरा a+b का आंसर आएगा। अब अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो यहाँ पर 41 आंसर आ चुका है। उसी तरीके से अगर मैं सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करूं, जैसे कि मैं माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, मतलब जो सब्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवाइडेशन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करूं तो ये जो आंसर है वो करस्पॉन्डिंग आ जाएंगे। लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइडेशन लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे \n डालता हूँ, \n मतलब होता है न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं \n डाल देता हूँ सारे लाइन के पीछे ताकि एक न्यू लाइन स्पॉन हो। और मैं अगर इस चीज को रन करता हूँ तो मेरे सारे जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़े से नए ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हम लोगों ने टेबल के अंदर भी पढ़ा था, दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए मैं ए और बी की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे इसके जो वैल्यू है वो 2 और 8 करना चाहूंगा और यहां पर मैं सेम चीज करना चाहूंगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा। सो सबसे पहले ये जो 4 लाइन है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि इसका आंसर प्रिंट ना हो। अगर मैं अभी इस चीज को रन करता हूं तो यहां पर मेरा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हो ए और बी का आंसर जो है 0 आ चुका है। अब ये आंसर क्यों आया? क्योंकि जब मैं 8 और 2 को डिवाइड करता हूं आपस में तो जो रिमाइंडर आता है वो कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए यहां पर 0 आ चुका है। अगर मैं 8 की जगह 7 कर दूं तो यहां पर रिमाइंडर आना चाहिए मेरा 1। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 1 रिमाइंडर आ चुका है। तो 1 रिमाइंडर आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि 7 और 2 को जब मैं डिवाइड करता हूं आपस में तो 1 रिमाइंडर आता है, इसलिए मेरा आंसर 1 आ जाता है। अभी हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर देना और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब 1 से डिक्रीमेंट कर देना। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूं इंक्रीमेंटेड वैल्यू और इंक्रीमेंटेड वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो प्रिंट कर दूं ए की। अगर ए को प्लस प्लस मैं यहाँ पे कर दूं, %d यहाँ पे लिखना चाहता हूं मैं, और ए को प्लस प्लस के साथ में इस चीज को प्रिंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 थी और ए की वैल्यू 7 ही प्रिंट हुई है। ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ। ए की वैल्यू a++ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो वैल्यू प्रिंट कर दो फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं
इस टाइप की लाइन लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले तो a की वैल्यू प्रिंट कर दो, मतलब 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर देना। अब अगर मैं फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और यहां पर अगर मैं लिखूंगा %d और a को नॉर्मली प्रिंट करूंगा बिना इंक्रीमेंट के, तो 8 प्रिंट होना चाहिए। 7 के नीचे 8 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 और 8 प्रिंट हो चुका है। बाय द वे यहाँ पर अगर मैंने \n डाला होता तो ये चीज और अच्छी तरीके से प्रिंट होती। तो यहाँ पे 7 और 8 मेरा प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसी में मेरी चीजें इंक्रीमेंट हो, तो यहां पर मैं प्री इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करूंगा, मतलब सबसे पहले प्लस प्लस डालूंगा और फिर मैं ए डालूंगा। ऐसे करने से होता क्या है, सबसे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है और फिर ए की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाती है। तो यहां पर 8 वैल्यू मेरी प्रिंट हो चुकी है। उसी तरीके से डिक्रीमेंट के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको माइनस माइनस करता हूं तो मेरा जो है 6 आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो है वो 7 है। और इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो और फिर ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो। सो गाइस हमारे अगले ऑपरेटर्स है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कंप्लीटली जो है वो कंपैरिजन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को अगर मुझे कंपेयर करना है तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कुछ ना कुछ ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे टेबल की फॉर्म में। अभी ये जो टेबल है ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा रखे हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे दो वैल्यूज होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक राइट हैंड साइड के ऊपर, और दोनों वैल्यूज कंपेयर करने में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल्स टू है तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू होगी। उसी के साथ साथ अगर नॉट इक्वल्स टू का इस्तेमाल करता हूं तो अगर दोनों वैल्यू नॉट इक्वल्स टू होगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। उसी तरीके से अगर मैं ग्रेटर देन का इस्तेमाल करूंगा तो अगर ए वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी बी से तो मेरी जो है ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। लेस देन के लिए करस्पॉन्डिंग वैसे ही होगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये है कि अगर ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल्स टू भी होगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर लेस देन और इक्वल्स टू होगी तो मेरी ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। इसको और अच्छी तरीके से हम लोग आईडी में जाके देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में। इस चीज को जरा सा कमेंट आउट कर देता हूं ताकि ये चीज एग्जीक्यूट ना हो। अभी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस उसके लिए मैं एक कमेंट लिख देता हूं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, ताकि आप लोग समझ सको कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है और कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अभी बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले ए वेरिएबल। अब ए वेरिएबल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो ए वेरिएबल है वो उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, तो वो अभी कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो लेट सपोज मैं ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 7 और बी वेरिएबल बनाता हूं उसके अंदर भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं 7, और अगर मुझे चेक करना है कि दोनों में कंपैरिजन क्या है तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। अब बहुत सारे कंपैरिजन हो सकते हैं। लेट सपोज अगर मुझे ऐसा चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, बट मुझे कंपाइलर से समझना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे %d लिखूंगा और यहाँ पर मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू ऑपरेटर का। तो यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूं और यहाँ पर इक्वल्स टू बी दे देता हूं, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा आंसर 1 आया है। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब होता है ट्रू। सी कंपाइलर में हमारा जो 1 है वो ट्रू कहलाता है और जो 0 है वो फॉल्स कहलाता है। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी अपडेट कर दूं, लेट सपोज अगर मैं 5 कर दूं, तो अभी आप लोग देख सकते हो ये वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर मैं इस चीज को रन करता हूं तो वैल्यू 0 आती है। 0 का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, ए जो है वो 20 का इक्वल नहीं है। तो ये जो चीज है वो आप लोग को समझ में आनी चाहिए। वैसे ही बहुत सारे भी रिलेशनल ऑपरेटर है, एक एक करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं जब हम लोग को मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होती है और उसके हिसाब से हमें ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। इसका जो डायग्राम है टेबल में आप लोग को बताता हूं। सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जब मैं दो कंडीशंस इसको दूंगा, ये जो ऑपरेटर है उसको दूंगा, तब होता क्या है, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी आंसर में ट्रू आता है, मतलब आंसर में 1 आता है। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर में फॉल्स आएगा। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, बट अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है। और नॉट का मतलब होता है रिवर्स करना, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर में फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर में ट्रू आएगा। तो ये सारे टाइप ऑफ ऑपरेटर मैं अभी आप लोग को कंपाइलर में जाके आईडी में जाके
अच्छी तरीके से समझाता हूं। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आईडी में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर तीन टाइप्स आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तीनों को हम लोग देखेंगे। अब गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो ज्यादातर इफ एल्स स्टेटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट भी मैं आप लोग को इस पूरे कोर्स में कवर करवाऊंगा, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। इफ एल्स स्टेटमेंट में जब भी हम लोग को दो कंडीशन चेक करवानी होती है तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी आंसर ट्रू आता है अगर हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूं तो कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो आंसर मेरा ट्रू आ जाता है, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब तो आंसर ट्रू ही आता है इन द केस ऑफ और ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर में उल्टा होता है, जैसे कि अगर आंसर ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है और वाइस वर्सा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है। अब गाइज इस चीज को समझने के लिए यहां पर मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूं। लेट सपोज यहां पर 5 को इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया वो मैंने 34 कर दिया। लेट सपोज मैंने ऐसे इनिशियलाइज कर दी, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे जो है प्रिंट करना चाहता हूं परसेंटेज डी, मतलब या तो मैं 1 वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूं या तो 0 वैल्यू। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का वैल्यू होता है ट्रू। और यहां पर मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे इक्वल्स टू बी कंडीशन सबसे पहले मैं डालूंगा, और एंड करके मैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी डाल दूंगा। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए इक्वल्स टू बी है, मतलब ए अगर बी के इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न होगा। चलो इसकी वैल्यू तो जो है फॉल्स रिटर्न होगी, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, 34 है और ये 5 है। और ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, मतलब या तो वो ग्रेटर है या तो इक्वल है, तो वो भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स है। और गाइस अगर इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर मैं एक भी कंडीशन ट्रू कर देता हूं तभी भी मेरा जो आंसर है वो फॉल्स से आने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आंसर ट्रू आता है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन के जगह लेसर देन कर देता हूं, और अगर मैं इस चीज को रन करता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। और इसी तरीके से गाइज एंड भी होता है, और भी होता है, और नॉट भी होता है। एक एक करके आप लोग टेस्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ चुका होगा। सो गाइस नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा ऑपरेटर है वो है बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर वो होता है जब हम लोग बिट के लेवल के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब ये बिट क्या होता है वो मैं आप लोग को बताता हूं। लेट सपोज ये जो डायग्राम नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे 0 का मतलब होता है 0 0, और 1 का मतलब होता है 0 1, 2 का मतलब होता है 1 0, और 3 का मतलब होता है 1 1। अब के लिए आप लोग इस चीज को थोड़ा सा भूल जाओ, ये चीज जो है वो बुलियन अलजेब्रा में आती है। बाय द वे अगर आप लोग को बुलियन अलजेब्रा नहीं आता तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बट आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं ए वेरिएबल ले रहा हूं, बी वेरिएबल ले रहा हूं, और उसके जो बिट्स है वो मैं यहां पर स्टोर कर रहा हूं। अगर मैं ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, ये वाली एंड ऑपरेशन, ये वाली एंड ऑपरेशन वो वाली लॉजिकल एंड ऑपरेटर नहीं है, वो 2 बार एंड थी, ये 1 बार एंड है। ये है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब बिट के लेवल पे जब मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो मैं बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूं। अब इसका मतलब क्या है? ए एंड बी का मतलब ये है कि दोनों 1 होने चाहिए तभी आंसर में 1 आएगा। लेट सपोज यहां पर आप लोग देख सकते हो दोनों 1 है तो आंसर में 1 आ रहा है, बाकी इसमें एक 0 है या फिर दोनों 0 है तो आंसर में 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है। तो जब भी मुझे बिट के लेवल पे कुछ इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ती है तब मैं बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है और ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? अगर एक भी 1 है तो आंसर में 1 आएगा। लेट सपोज यहां पर एक 1 है तो यहां पर आंसर में 1 आया, यहां पर भी एक 1 है तो आंसर में 1 आया, तो यहां पर दोनों 1 है तो आंसर में 1 ही आया। बट यहां पर दोनों 0 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो आंसर में 0 आया। तो ये जो है कुछ इस टाइप की अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो मैं इस टाइप का बिटवाइज ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूं। एक और ऑपरेटर आता है वो आता है रेज टू ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो है वो अलग अलग होने चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है तो आंसर में 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो आंसर में 1 आएगा। बट जब 0 0 होगा तब आंसर में 0 आएगा, 1 1 होगा तो भी आंसर में 0 आएगा। मतलब इसका मतलब है अगर दोनों सेम होता है तो आंसर में 0 आता है, अगर दोनों अलग है तो आंसर में 1 आता है। ओके गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर के ऊपर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो टेबल है वो कुछ इस टाइप का है। यहां पर तो सबसे पहला ऑपरेटर तो हम लोग हर टाइम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को
को इनिशियलाइज करते हुए हम लोग इसी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर जब भी हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है एक वेरिएबल को, तो हम लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 8 वैल्यू को अगर मुझे असाइन करनी है ए को, तो मैं इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है वो है प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशन वो कुछ इस टाइप की होती है कि ए प्लस इक्वल्स टू 2। अब यहां पर जो 2 लिखा हुआ है इसके साइड में आप लोग कोई भी वैल्यू डाल सकते हो या फिर कोई भी वेरिएबल भी डाल सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो जो लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड है उसकी एडिशन कर दो, और एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आए उसको असाइन कर दो ए को। यहां पे आप लोग देख सकते हो ए को सबसे पहले तो 2 में से इसको प्लस कर दो और जो भी वैल्यू आए वो ए में से असाइन कर दो। तो ये जो चीज है वो कुछ इस टाइप से काम करती है। उसी तरीके से ये भी होता है, माइनस इक्वल्स टू ऑपरेटर सेम है एप्लीकेशन। उसी तरीके से इनटू इक्वल्स टू भी होता है, या उसी तरीके से डिवाइड इक्वल्स टू भी होता है। तो ये जो है एप्लीकेशन है और फंक्शन है, इस चीज को हम लोग और अच्छे तरीके से आईडी में जाके देखते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर में से जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, लेट सपोज मैंने इंट ए को इनिशियलाइज किया 45 से, तो यहाँ पे 45 वैल्यू जो है वो असाइन हो चुकी है ए वेरिएबल के ऊपर। तो ये जो है असाइनमेंट हो चुकी है, एक सिंपल असाइनमेंट। सबसे पहला ऑपरेटर तो हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो प्लस करो और उसके बाद असाइन कर दो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ करता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज डी के साथ a प्लस इक्वल्स टू, अगर मैं 2 करता हूँ तो आंसर मेरे सामने जो है वो 47 आना चाहिए। रन करता हूं मैं इस चीज को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 47 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले 45 में 2 को जोड़ दो और उसके बाद जो भी वैल्यू आए उसको ए से असाइन कर दो। तो यहाँ पर जब भी मैं 45 को 2 से जोड़ देता हूं तो 47 वैल्यू आ जाती है और ए से 47 इनिशियलाइज हो जाता है और वो प्रिंट हो जाता है, तो 47 वैल्यू प्रिंट हो जाती है। उसी तरीके से मेरी माइनस इक्वल्स टू भी होती है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू भी होती है और डिवाइड इक्वल्स टू भी होती है। सो गाइस, आई होप आप लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी समझ में आ चुके होंगे। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या चीज है वो मैं आप लोग को यहां पर समझाना चाहता हूं। लेट सपोज अगर मैं यहां पे एक इंटीजर a लेता हूं और इस इंटीजर a में मैं कुछ इस टाइप से वैल्यूज को एंटर करता हूं। लेट सपोज यहां पे कुछ इस टाइप से मैं इस चीज को इनिशियलाइज कर देता हूं, मतलब 2 into 3 डिवाइडेड बाय 5। लेट सपोज मैं अगर इस चीज से इसको इनिशियलाइज कर देता हूं और मैं अगर इस a को प्रिंट कर देता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए? अगर मैं इस a को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं तो आप लोग के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं इस चीज को रन करता हूं तो आंसर आता है 1। 1 आंसर क्यों आया? इस चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं। लेट सपोज अगर मैं 3 को इंटू कर दूं 2 से तो आंसर क्या आता है? 6 आता है। और अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो आंसर क्या आता है? मेरा आंसर आता है 1। सो गाइस, यहां पर 1 आंसर क्यों आया मैं आप लोग को बताता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवाइडेशन भी है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तब हम लोग मैथमेटिक्स में बॉडमैस रूल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट गाइस, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग बॉडमैस रूल का फॉलो नहीं करते, हम लोग प्रेसिडेंस को फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और जो मॉड्यूलस है वो एग्जीक्यूट होगा। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मेरा प्लस और माइनस एग्जीक्यूट होगा। इस चीज को मैं जरा सा कमेंट आउट कर देता हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हो ये सारे जो है वो हमारा प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्लस और माइनस हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर आप लोग देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? उसके बाद आती है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब होता है कि कहां से कहां हमारा एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट से राइट होगा या फिर राइट से लेफ्ट होगा। तो अभी के लिए लेफ्ट से राइट होगा, तो यहां पे लेफ्ट से अगर मैं राइट करता हूं तो 2 into 3 हो जाता है और जो भी आंसर आता है वो डिवाइड होता है 5 से। तो अगर आंसर आता है फाइनल तो 1 आता है। अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे 1 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रिलेटेड एक टेबल है जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सो ये है वो टेबल जो कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता था। यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा टेबल है वो आप लोग को लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये सारी चीजें मुझे खुद याद नहीं है, बट आप लोग को बस ये याद रखना है कि सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और जो मॉड्यूलस
पहले से वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद प्लस और माइनस एग्जीक्यूट होता है, और उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये जो ऑपरेटर्स है वो समझ में आ चुके होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल के ऊपर आप लोग को मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।